Good morning, beta. This is my second video of manufacturing industries for class 10th, geography lesson number 6. I am going to start here textile industry. ये बेटा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का हम पॉइंट पढ़ रहे थे. पिछली वीडियो में मेरा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का पॉइंट था कि जो इंडस्ट्रीज़ एग्रीकल्चर पर बेस्ड हैं उन्हीं के बारे में. टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो ये भी एग्रीकल्चर पे बेस्ड है. अगर कॉटन नहीं होगी तो कहाँ से कपड़ा बनेगा? रॉ मटेरियल जो मिलेगा वो एग्रीकल्चर से ही मिलेगा. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है? द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकॉनमी. टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने एक यूनिक पोजीशन हासिल की हुई है इंडियन इकॉनमी में बिकॉज इट कॉन्ट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. क्योंकि ये सीधा ही कंट्रीब्यूट करती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में. तो इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज़ सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन दैट इज़ फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट है आपकी कॉटन. टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद है आपकी कॉटन इंडस्ट्री. कॉटन इंडस्ट्री में आप ये पढ़ेंगे कि इन एशियंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल वर प्रोड्यूस्ड विद हैंड स्पिनिंग. पहले जो कॉटन टेक्सटाइल बनता था हैंड स्पिनिंग से एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक से बनता था. लेकिन 18th सेंचुरी के बाद पावर लूम्स केम इनटू यूज. फिर पावर लूम्स बन गई. पावर लूम्स के बाद फिर इंडस्ट्रीज बन गई. अवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज सफर्ड ए सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड बिकॉज दे कुड नॉट कम्पीट विद द मिल मेड क्लॉथ फ्रॉम इंग्लैंड. कहते हैं ये पावर लूम्स वाली इंडस्ट्री हमारी क्यों ख़त्म हो गई? ये छोटे छोटे पावर लूम बनाते थे और हैंडलूम और वीविंग करते थे. इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज जो थी इतनी बड़ी थी कि उनकी मिल से जो भी कपड़ा बन के आता था उससे हम compete नहीं कर पाते थे. आगे है आपका कहाँ गया? तो इन द अर्ली ईयर्स, इसमें एक पैराग्राफ मिसिंग है. पैराग्राफ जो मिसिंग है उसमें ये बताया गया टुडे देयर आर नियरली 1600 कॉटन मिल्स, कॉटन एंड ह्यूमन मेड फाइबर टेक्सटाइल मिल्स इन द कंट्री. कहते हैं 1600 कॉटन और ह्यूमन मेड मिल्स हैं कंट्री में और 80% ऑफ दीज इज इन प्राइवेट सेक्टर. कहते हैं हमारे यहाँ 1600 कॉटन मिल्स हैं लेकिन उस 80% प्राइवेट हैं और 20% जो हैं वही सिर्फ गवर्नमेंट की है, पब्लिक सेक्टर की. उसके बाद है आपका इन द अर्ली ईयर्स द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज कंसंट्रेटेड इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात. कहते हैं शुरू के सालों में तो कॉटन इंडस्ट्री महाराष्ट्र और गुजरात में ही होती थी. लेकिन दिस इंडस्ट्री हैज़ क्लोज लिंक्स विद एग्रीकल्चर. इस इंडस्ट्री का क्लोज लिंक है एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड्स ए लिविंग टू द फार्मर्स. कॉटन बॉल प्लकर्स एंड वर्कर्स एंगेज्ड इन गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग एंड डाइंग, डिजाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग एंड स्विंग. कहते हैं कितने लोग हैं जो इसी में लगे हुए हैं और इसका इंडस्ट्रीज का क्लोज लिंक है एग्रीकल्चर से और जो कि एग्रीकल्चर फार्मर्स को प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड ए लिविंग टू द फार्मर्स. कॉटन बॉल प्लकर्स को जीविका देती है. वर्कर्स हैं स्पिनिंग वाले, गिनिंग वाले, वीविंग वाले, डाइंग, डिजाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग, स्विंग. ठीक है ना. ये सारा कपड़े के प्रोसेस में होता है ना. सबसे पहले कपड़े के प्रोसेस में क्या होता है? गिनिंग, फिर स्पिनिंग, फिर वीविंग, फिर उसके बाद डाइंग, डिजाइनिंग, पैकेजिंग हो जाता है, फिर टेलरिंग भी सिलता है, उसको स्विंग करता है. ठीक है. तो इतने सारे मिल वर्कर्स को जॉब भी मिलती है. इसके साथ द इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग डिमांड्स इन सपोर्ट ऑफ अदर इंडस्ट्रीज सच एज केमिकल एंड डाइज, मिल स्टोर्स, पैकेजिंग मटेरियल एंड इंजीनियरिंग वर्क्स. उसके बाद है आपका यानी और भी हैं आपके वीविंग एंड इस पैराग्राफ में वीविंग इन कॉटन, सिल्क, जरी एंड एम्ब्रॉयडरी ये काम भी होते हैं. वीविंग इज़ डन बाय हैंडलूम, पावरलूम एंड इन द मिल्स. वीविंग कहाँ होती है? हैंडलूम से, पावरलूम से और मिल्स में से होती है. द हैंड स्पन खादी प्रोवाइड्स ए लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स इन देयर होम्स एज कॉटेज इंडस्ट्री. जैसे कि कॉटेज इंडस्ट्री होती है इसी तरह वीवर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की लार्ज स्केल पर
हैंड स्पन खादी इंडस्ट्री ने। तो वाई डिड महात्मा गांधी ले एम्फेसिस ऑन स्पिनिंग यार्न एंड वीविंग खादी? महात्मा गांधी क्यों जोर देते थे कि खादी पहनो? कहते धागा खुद बुनो, स्पिन करो चरखे पे, और वीविंग खादी, खादी अपनाओ। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर अवर कंट्री टू कीप द मिल सेक्टर लूमेज लोअर देन पावर लूम एंड हैंडलूम? कहते हैं ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? वाई इज इट इम्पॉर्टेंट? यह क्यों इम्पॉर्टेंट है फॉर अवर कंट्री, हमारे देश के लिए, कि कीप द मिल सेक्टर, कि मिल सेक्टर को, जो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको मिल सेक्टर लूमेज लोअर देन पावर लूम, मिल सेक्टर लूमेज को पावर लूम से ज़्यादा रखना, कि बुनाई कटाई और अन्य प्रक्रमण का ये चीज़ें हैं कि हमारे देश में विद्युत चालित करघों, हथकरघों और हथकरघों द्वारा निर्मित लूमेज की अपेक्षा कारखानों द्वारा निर्मित लूमेज को कम रखना क्यों महत्वपूर्ण है? इंडिया एक्सपोर्ट यार्न टू जापान, या इंडिया जो यार्न है जापान को इंपोर्ट करता है। एंड अदर इंपोर्टर्स ऑफ कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया आर यूएसए, यूके, रशिया एंड फ्रांस। कहते हैं और दूसरे इंपोर्टर्स जो हैं कॉटन गुड्स के इंडिया से, अमेरिका भी है, इंग्लैंड भी है, रशिया भी है, फ्रांस भी है, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ भी हैं। उसके बाद आप ये देखिए कि इंडिया हैज़ द सेकंड टारगेट, इंडिया हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट, कहाँ गया, अभी बताते हैं बेटा आपको, इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, इसके बाद पैराग्राफ है मोस्ट ऑफ द, कुछ एक पोर्शन इस बुक में कटा हुआ है, ये है आपका कि वी हैव लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न। हमारे पास लार्ज ट्रेड होता है पूरे संसार में कॉटन यार्न का, और ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन भी होता है। कैपेबल हैं हम ऑफ यूजिंग ऑल द फाइबर वी प्रोड्यूस। द वीविंग निटिंग प्रोसेसिंग यूनिट कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वांटिटी यार्न दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। देयर आर सम लार्ज एंड मॉडर्न फैक्ट्रीज इन दीज सेगमेंट्स, बट ये आपका मैप आ गया बीच में, ये मैप है आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का। ये नीचे इंडेक्स देखो, कॉटन पे काला डॉट है, ये स्क्वायर रेड कलर का है, और ये स्क्वायर में अलग से एक फ्लावर बना हुआ है, ये सिल्क टेक्सटाइल का है। तो ये आप पढ़ लेंगे, जहाँ काली बिंदियाँ हैं वो वहाँ पर तो कॉटन है, जहाँ पर रेड बिंदियाँ हैं वहाँ वुलन है, और जहाँ पर ये वाला फ्लावर है ये सिल्क है। जैसे मैसूर में है सिल्क, बेंगलुरु में है सिल्क, और वाराणसी में भी सिल्क होती है, और ये बेंकुरा मुर्शिदाबाद यहाँ पर है। अब देखिए आप आगे, ये एक सपोज दैट द यार्न इज सोल्ड एट ₹85 पर किलोग्राम। धागा जो है यार्न बेचा जाता है 85 रुपये पर किलो। इफ़ इट इज़ सोल्ड एज ए ट्राउज़र इट फैचेज ₹800 पर किलोग्राम। अगर हम एक ट्राउज़र खरीद लेते हैं बाज़ार से बना बनाया, तो वो 800 रुपये पर किलोग्राम का पड़ता है हमें। वैल्यू इज़ एडेड एट एवरी स्टेज फ्रॉम फाइबर टू यार्न टू फैब्रिक टू गारमेंट। कहते हैं वैल्यू इसमें ऐड होती गई। यार्न मिला 85 रुपये का, उसके बाद फैक्ट्री में गया, फैक्ट्री में फाइबर बना, फाइबर डाई हुआ, डाई से फिर फैब्रिक बना, फैब्रिक के बाद फिर गारमेंट बना, फिर होलसेल मार्केट में आते आते उसकी कीमत 800 रुपये हो गई। तो यानी कि जो ये 800 रुपये हुई, 800 रुपये का ट्राउज़र हुआ, तो इसमें आप देखेंगे कि ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो आप देखा आपने कि इंडस्ट्रीज़ लगाने से एम्प्लॉयमेंट तो इंक्रीज़ हुई, देश की जीडीपी भी इंक्रीज़ हुई। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू इम्प्रूव आवर वीविंग सेक्टर?
इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग यार्न इन लार्ज क्वांटिटी। कहते हैं हमें, हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना वीविंग सेक्टर जो है इम्प्रूव कर लें, बजाय कि हम अपने धागे को, यार्न को भेजते जा रहे हैं, लार्ज क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करते जा रहे हैं। तो इसमें है पावर सप्लाई इज इरेटिक, क्योंकि पावर सप्लाई हमारी इरेटिक है। इरेटिक कहते हैं कभी कभार, मतलब डिस्टर्बेंस है पावर सप्लाई में भी। कभी चली जाती है बिजली तो घंटों नहीं आती और मशीनें बंद पड़ी रहती हैं। एंड मशीनरी नीड्स टू बी अपग्रेडेड इन द वीविंग। कहते हैं मशीनें भी पुरानी लगी हुई हैं, मशीनों को भी तो अपग्रेड करना चाहिए, तभी तो आप अपनी इंडस्ट्रियल सेक्टर को अच्छा बना सकते हैं। एंड प्रोसेसिंग सेक्टर्स इन द पर्टिकुलर अदर प्रॉब्लम्स आर द लो आउटपुट ऑफ लेबर भी उतना काम नहीं करती। एंड स्टिफ कंपटीशन रहता है विद द सिंथेटिक फाइबर इन इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्रीज में अब कई तरह का सिंथेटिक फाइबर आ चुका है। अब है आपका जूट इन टेक्सटाइल। जूट कहते हैं पटसन को। तो आपको जैसे कि मैंने अभी पिछले लेसन में बताया था कि जब भारत का पार्टीशन हुआ था तो उस समय बांग्लादेश जो होता था, इसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। तो इसका भी पार्टीशन हो गया, ये भी अलग हो गया बांग्लादेश। जो रॉ प्रोड्यूसिंग जो एरिया थे, जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, वो बांग्लादेश में चले गए और जो मिल थी वो हमारी तरफ रह गई इंडिया में। तो इसलिए जो था, जब कच्चा माल ही नहीं मिलेगा तो इंडस्ट्रीज भी धरी की धरी रह जाएंगी। तो जूट के साथ तो हमारा ये हाल हुआ। तो आप इसमें भी पढ़ लेंगे कि जूट टेक्सटाइल जो है, मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, मेनली अलोंग द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर इन द नैरो बेल्ट। कहते हैं यहाँ पर लगी हुई हैं ज़्यादातर वेस्ट बंगाल में मिल्स। उसके बाद आप देखिए, द फर्स्ट जूट मिल वाज सेटअप नियर कलकत्ता इन 1855 एट रिशरा में लगाई गई थी ये कलकत्ता में पहली जूट मिल। आफ्टर पार्टीशन इन 1947 द जूट मिल्स रिमेन इन इंडिया बट 3/4 ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान। जो अब की ईस्ट पाकिस्तान है वो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया जो थे सारे के सारे वहीं चले गए। तो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन इन द हुगली बेसिन आर, फैक्टर्स कौन से रिस्पॉन्सिबल थे हुगली बेसिन में जो वेस्ट बंगाल में है? प्रॉक्सिमिटी ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज, इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट सपोर्टेड बाय ए गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे, रोडवेज एंड वाटरवेज to facilitate movement of raw material to the mills, abundant water for processing raw jute, cheap labor from West Bengal and adjoining states of Bihar। तो हुगली नदी के तट पर इनके स्थित होने के निम्न कारण है। जो हुगली बेसिन पर ये स्थित हैं, क्या कारण है कि जूट उत्पादक क्षेत्रों की निकटता, प्रॉक्सिमिटी ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज, यानी कि जूट उत्पादक क्षेत्रों की निकटता, सस्ता जल परिवहन, सड़क, रेल, जल परिवहन का जाल, कच्चे माल का मिलों तक ले जाने में सहायक होना, कच्चे पटसन को संसाधित करने में प्रचुर जल, पश्चिम बंगाल तथा समीपवर्ती राज्य उड़ीसा, बिहार व उत्तर प्रदेश से सस्ता श्रमिक लेके आना, श्रमिक उपलब्ध होना यानी लेबर उपलब्ध होना, कोलकाता का एक बड़े नागरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा, जूट के सामान के निर्यात के लिए पटसन, पोर्ट की सुविधा, पोर्ट फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जूट, पोर्ट की सुविधाएं प्राप्त करना आदि सम्मिलित है। उसके बाद है आपका कि 40 lakhs, कहाँ गया, इसमें कुछ एक पैराग्राफ जो हैं वो कटे हुए हैं। आयरन एंड स्टील तो बाद में आएगा, इसमें आया। इसका अगला जो था वो हिस्सा यहाँ नहीं है लिखा हुआ। चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडस्ट्रीज, इससे पहले भी एक पैराग्राफ है, वो मैं एनसीईआरटी में से बता रही हूँ आपको। द जूट इंडस्ट्री सपोर्ट 2.61 lakh workers directly and another 40 lakh small and marginal farmers who are engaged in the cultivation of jute and मेस्टा भी जूट को ही बोलते हैं, जूट की क्वालिटी है। मैनी मोर पीपल आर एसोसिएटेड, इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है। चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडस्ट्री,
बड़ा स्टिफ कंपटीशन है इंटरनेशनल मार्केट में। सिंथेटिक फाइबर आ चुका है, जूट का फाइबर का अब इतना ज़्यादा कोई इस्तेमाल नहीं करता है। आपने देखा होगा गन्नी बैग्स बनते थे, अब वो भी बंद हो गए हैं, अब तो सिंथेटिक बैग्स उनकी जगह स्टार्ट हो गए हैं। लाइक बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट, थाईलैंड, हाउएवर द इंटरनल डिमांड हैज़ बीन ऑन द इंक्रीज ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ मैंडेटरी यूज़ ऑफ जूट पैकेजिंग। तो यूएसए, कनाडा, घाना, सऊदी अरेबिया इनकी मेन मार्केट है, यूके और ऑस्ट्रेलिया। और क्यों है इनकी मेन मार्केट ये? द ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, हैंस वंस अगेन ओपन द अपॉर्चुनिटी ऑफ द जूट प्रोडक्ट्स। उसके बाद है आपकी शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री है स्टैंड्स सेकंड एज ए वर्ल्ड प्रोड्यूसर। इंडिया जो है सेकंड नंबर पे है शुगर बनाने में, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कह सकते हो, शुगर बनाने में सेकंड लार्जेस्ट, बट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांडसरी में इसका पहला प्लेस है। शुगर में तो दूसरा है, लेकिन गुड़ और खांडसरी में इसका पहला जो है नंबर है। 460 मिल लगाई गई हैं, 460 शुगर मिल्स, ये भी इसमें नहीं है, कटा हुआ है कि 400 हमारे पास 60% मिल्स हमारी जो शुगर मिल हैं वो बिहार में और यूपी में हैं। 460 मिल्स इन द कंट्री हैं टोटल। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात अलॉन्ग विद पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश इनमें है। और 60% जो हमारी मिल हैं ये आर इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। 60% जो हैं ये लिखा हुआ है 60% मिल्स आर इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। उसके बाद आप देखेंगे कि देयर इज ए टेंडेंसी फॉर द मिल्स टू शिफ्ट एंड कंसंट्रेट इन द साउदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स स्पेशली इन महाराष्ट्र। देखो बेटा, गन्ने की मात्रा जो में सुक्रोस होता है बेटा, सुक्रोस, दिस इज बिकॉज द केन प्रोड्यूस्ड हेयर हैज ए हायर सुक्रोस कंटेंट। सुक्रोस कहते हैं मिठास को। गन्ने की मिठास जो है इधर हमारे साउदर्न और वेस्टर्न स्टेट स्पेशली महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा है। गन्ने को बेटा एक हफ्ते के अंदर अंदर जब गन्ना काटा जाता है तो एक हफ्ते के अंदर अंदर इसको मिल में पहुंचा दिया जाता है। अगर ज़्यादा दिन हो जाए तो गन्ने में सुक्रोस की मात्रा कम हो जाती है। इसीलिए आप देखते हो कि जब गन्ना कटता है तो ट्रक के ट्रक गन्ने के लद के जाते हैं इंडस्ट्रीज तक शुगर बनाने के लिए। मेजर चैलेंजेस इंक्लूड द सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री। क्या है? ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन। हमारे पास ओल्ड और इनएफिशिएंट मेथड है प्रोडक्शन के। ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग केन टू द फैक्ट्रीज। कहते हैं शुगर केन फैक्ट्रीज तक पहुंचते पहुंचते ट्रांसपोर्ट ही डिले कर देता है उनको। एंड द नीड टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ बैगेज। और कहते हैं कि गन्ने की पोरी, यूज ऑफ गन्ने की पोरी बोलते हैं इसको, बैगेज को। तो यूज ऑफ गन्ने का जो है ये पोरी की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद है आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये हम आप थर्ड वीडियो में पढ़ेंगे, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। थैंक यू।